हेलो 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 हेलो। मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। हम सभी लोग हैं यहाँ पर संकल्प फास्ट ट्रैक बैच यूपी टीजीटी इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स के बैच में, जहाँ पर आपकी अलजेब्रा की क्लास है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को हम लोगों ने कल यहाँ तक सीख लिया था। मैंने आपको सिखाया था कि ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें जो दिक्कत आ रही थी, आज हम उस दिक्कत को सॉर्ट आउट करेंगे। देखो ध्यान से, पहली बात तो सर ये कि यहाँ पे वन प्लस ए वन प्लस बी वन प्लस सी आना तय है, ठीक। तो हमने इसको कल जब इसको सॉल्व किया था, इसका सारणी निकाल करके, तो इसका सारणिक हमने गलती ये कर दी थी, इसका सारणिक हम डायरेक्ट लेके चल रहे थे ए बी सी, जो कि गलत लेके चल रहे थे हम लोग। इसका सारणिक डायरेक्ट ये नहीं आएगा। अब क्या आएगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इसके सारणिक को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो ऊपर सर बन चाहिए, एक काम करा मैंने। सर मैंने क्या किया, मैंने R2 को R1 से रिप्लेस कर दिया। मतलब ऐसे वन वन प्लस बी वन, यहाँ कर दिया मैंने कितना, और वन प्लस ए और वन वन, और R3 ऐसी रहने दी मैंने, वन 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 प्लस सी। उसके बाद मैंने लगा दिया ऑपरेशन। ऑपरेशन कैसा? वन प्लस, यहाँ पर सॉरी, वन प्लस बी वन। मैंने क्या किया, R2 में से R1 को माइनस किया, तो यहाँ कितना बचेगा ए, यहाँ कितना बचेगा माइनस बी, यहाँ कितना बचेगा जीरो। अच्छा, और नीचे कितना बचेगा, R3 में से R1 को माइनस किया जीरो, यहाँ कितना बचेगा माइनस बी, यहाँ कितना बचेगा सी। अब इसको खोलने में रहेगी आसानी। और फिर मैंने इसको क्या किया, C1 के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर दिया। तो जब C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। देखो ध्यान से, तो कुछ ये कंडीशन बनेगी, वन, जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा, बी सी। उसके बाद सर माइनस का ए, जिस रो में आ रहा है रो छूटेगी, जिस कॉलम में आ रहा है कॉलम छूटेगा, यानी कि सी प्लस बी सी और प्लस के बी, सी प्लस बी सी और प्लस के बी। उसका जो जीरो हो ही गया, तो ये आया अपना, कितना आया ये आ गया बी सी माइनस, अंदर एक इंटू कर दो, ए सी माइनस ए बी सी, और यहाँ कितना आ गया माइनस के ए बी। और ये हमें दे रखा है किसके बराबर, ये हमें दे रखा है सर जीरो के बराबर। अच्छा, अब ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया यार, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो हो गया। अब देखो यहाँ से मैंने क्या किया, ए बी बी सी और ए सी को ऐसे ही रहने दिया, यानी कि कैसे, यहाँ मैंने ऐसे रहने दिया। देखो इस ए बी सी को पलंग भेज दो, यानी कि क्या बचा ये बचा ए बी माइनस का ए सी, ठीक है, और प्लस का बी सी बराबर में कितना ए बी सी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ एक मिनट रुकना, यहाँ कहीं माइनस की गलती हो रही है मेरे हिसाब से, रुको जरा देखने दो मुझे। यहाँ ऐसे किया, यहाँ ऐसे किया, यस बी सी माइनस का आएगा। ओके ओके ओके, वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ कहीं माइनस की गलती हो रही है, ठीक है। अब माइनस कॉमन लेके पलंग भेज दिया सर हमने। एक सेकंड का सवाल नहीं था यार, ये क्या कर दिया मैंने इसमें, इतना फालतू में इसमें टाइम खोटी हो गया था, हम इसके फॉर्मूले चक्कर में पड़े हुए थे, ये सब तो इसमें करना ही नहीं था यार। हो गया काम हमारा। ऐसा करो, अब कैसा करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में हो गया सर माइनस का ए बी सी, माइनस का ए बी और सी हो गया, ठीक है। अब एक काम करो, दोनों तरफ ए बी सी का डिवाइड लगा दो। तो ए बी सी का डिवाइड यहाँ लगेगा, तो यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा सी इनवर्स, यहाँ क्या बचेगा सर ए इनवर्स, यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा सर बी इनवर्स, बराबर कितना आ गया सर माइनस का वन। आ गया आंसर। तो कल हम जिस तरह से सोच रहे थे कि इसका सारणिक अगर जीरो है तो ए बी सी का में से कोई ना कोई एक जीरो होगा, तो इनवर्स कैसे निकलेगा, ये हम गलत सोच रहे थे। उसने हमें ऐसे बोला है कि सारणिक अगर जीरो है, तब हमें ये कंडीशन केवल सारणिक बराबर जीरो वाली कंडीशन हमें केवल इसलिए दे रखी थी जिससे हमारा आंसर आया। और कल हम जो सारणिक लेके चल रहे थे एबीसी वाला, वो उसका आंसर सारणिक ये थोड़ी आता था, उसका आंसर पूरा ये आया था, सारणिक का आंसर पूरा ये आएगा। समझ में आया? तब ये कंडीशन जीरो बराबर करके तब आंसर लेकर के हमें आना था। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस वन। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इन्होंने कैसे किया है वो मुझे नहीं पता, हमने तो बहुत जल्दी कर लिया इसको, कुछ इसमें करना ही नहीं पड़ा। आगे चलते हैं भैया। ये सवाल तो हो ही गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था शिफ्ट वाला। यहाँ आ जाओ। अब देखो ये जो सवाल था, इसको आपको करने में बहुत दिक्कत आई होगी। सर दिक्कत कैसी, ये कैसे खुलेगा 4x4 का? याद रखो भैया, यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सर वो ट्रिक क्या है? देखो ध्यान से, वो ट्रिक ये है
जब कभी भी आपको रो या कॉलम जीपी सीरीज में दिखाई दें, जीपी सीरीज में डायरेक्ट इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे, जब कभी भी आपको जीपी सीरीज दिखाई दे, जैसे ऐसी 1 एम, एम स्क्वायर, एम क्यूब, यहाँ तो चलो एम की पता हो मैं, अगर पेपर में सवाल चेंज होकर के आ गया, यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी आ गया, एक्स 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 आ गया, वाई 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 आ गया, तो ट्रिक हमेशा काम करेगी। तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम्हें? अगर मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की है तो डायरेक्ट जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आता है वो ये आता है सर, वो क्या आता है? 1 माइनस एम की पावर एन और पूरे की पावर एन माइनस 1। डायरेक्ट जब कभी भी तुम्हें जीपी सीरीज दिखाई दे कॉलम्स में या रो में, तुरंत ये लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ क्या आएगा देखो, 1 माइनस एम, मैट्रिक्स कितने की है? 4/4 की, और होल पावर कितनी? 4 में से कम कर दो, होल पावर आ गई कितनी? होल पावर आ गई 3। इसे बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसमें जीपी बनती दिखाई देती है। तो कौन सा सही है इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। देयर इज नो नीड टू सॉल्व। ऐसे एग्जाम में करोगे तो कैसे काम चलेगा? बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप सर एक सवाल और था जो उजरा था, 1 मिनट रुकना जरा, एक सवाल और था, कहाँ गया ये रहा, 1 to 6 वाला। हाँ, ये और उजरा था सवाल। अब इस सवाल में मैंने आपको कैसे कहा था, देखो अल्फा बीटा का रूट्स हैं, तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला था? हमने कल यहाँ तक देख लिया था कि अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा, तो पहली बात तो देखो ध्यान से, इसको ढंग से करते हैं दोबारा। ये क्वेश्चन कल थोड़ा सा दिक्कत दे गया था। देखो कैसे करेंगे इसकी, जब मैंने तुलना करवाई तो हम जानते हैं कि तुलना कराने के अनुसार मैंने तुमको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कराया सर, प्लस माइनस इस तरह से अल्टरनेटिव क्रम से चलता है। तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे प्लस ही आएगा, यहाँ पे माइनस आना चाहिए। तो मतलब सर, मतलब यही हो गया कि सम ऑफ रूट्स कितना हो गया? माइनस का ए, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आ गया कितना? माइनस का ए। अब क्योंकि त्रिघात समीकरण है तो इसमें x का कोएफिशिएंट दिया नहीं है, मतलब x क्या था? रूट की मल्टीप्लिसिटी होती थी, 2 बार लेके चलते थे। याद आ रहा है कि भूल गए? हाँ, याद आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटी है वो नहीं दे रखी है, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान 0, यानी कि अल्फा बीटा, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ही 0 दे रखा है, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जिसका दे रखा है मैं 0। ठीक है, अब प्लस माइनस प्लस मत भूलना। अब देखो प्लस माइनस यहाँ आ गया, प्लस प्लस किस में आया होगा? प्लस आया होगा एक्स के कोएफिशिएंट में, जो यहाँ पर दिया ही नहीं है। इसके बाद सर माइनस आएगा, मतलब ये जो बी आई है इसको हमें लास्ट में माइनस का लेके चलना है, क्योंकि जो हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ करके आए हैं प्लस माइनस उसके हिसाब से इसको करना। ठीक है, तो यहाँ पर सर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर सर माइनस की बी आएगा, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन दे रखा है अल्फ़ा बीटा और गामा, सर वो आ जाएगा कितना? माइनस के बी। हमें यहाँ से इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि सर हमें यहाँ पर सारणिक सॉल्व करना है, तो भैया सारणिक सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे, तो हमें इसको एक्सपेंड करना ही होगा। तो इसको हमने कल एक्सपेंड कर लिया था, ये एक्सपेंड कर आगे कहाँ गया? गायब हो गया क्या? हाँ, ये तो ये किया तो एक्सपेंड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे तो वो ये सवाल है जो हमने भी जस्ट देखा था, हमने इसको एक्सपेंड किया था क्या? देखना ज़रा, शायद हमने इसको एक्सपेंड नहीं किया था। चलो इसको दोबारा एक्सपेंड कर ही लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लो। मतलब देखो ध्यान से इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे तो अल्फा साइड में रखा मैंने, अंदर क्या आएगा देखो, बीटा गामा माइनस के अल्फा स्क्वायर, यानी कि बीटा गामा माइनस के अल्फा स्क्वायर। इसमें और कोई तरीका ही नहीं है इसको सॉल्व करने का। रुकना जरा 2 मिनट की, लोडिंग होना चालू हो गई। और आप लोग डेली क्लास नहीं लेते हो, ये बहुत बड़ी गलत बात है ये। फिर क्या फ़ायदा जब मैं आपके घर पे नंबर मांगूँ आप लोगों से कि आपके पेरेंट्स से बात कराओ, तो कैसे काम चलेगा फिर? तुम लोगों ने यार पेमेंट दिया है तो डेली तुम क्लास क्यों ले रहे हो? मुझे बुरा लगता है। मुझे ऐसे किसी के पेमेंट नहीं चाहिए। पेमेंट क्यों दी थी आपने? पढ़ने के लिए दी थी। आप लोग ना कुछ पूछ रहे हो, ना कोई ढंग से पढ़ रहे हो, ना क्लास लेने आ रहे हो। ऐसा मत करिए। क्या फ़ायदा फिर मुझे आपकी पेमेंट लौटानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी पेमेंट मैं एक्सेप्ट नहीं करता कभी। जब पेमेंट दी है तो ऐसे हराम की पैसा मुझे हजम नहीं होगा, क्योंकि जो भाई साहब जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं आप वही काम नहीं कर रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, ना क्लास लेने आ रहे हो, तो ऐसे पैसे से क्या फ़ायदा फिर? ठीक है, तो लगातार पढ़ने आओ भाई साहब, वरना फिर मैं क्या फ़ायदा लौटा दूंगा। फिर आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप। तो कहाँ गया, कहाँ पहुँच गए हम? यहाँ पहुँच गए, यानी कि अल्फ़ा बीटा माइनस के गामा बीटा माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। ठीक, आगे चलो भैया। और माइनस के बीटा, तो बीटा वाले लोगों को छुपाएंगे तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, इसको छुपाया, इसको छुपाया, बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा गामा, कितना? बीटा स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा गामा। बहुत सिंपल सवाल है यार, बस छोटा सा तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए। गामा को रखा साइड से, तो क्या आ गया? बीटा अल्फ़ा माइनस के गामा स्क्वायर, लिख दिया, बीटा अल्फ़ा माइनस के गामा का स्क्वायर। ठीक, अंदर इंटू कर दिया, क्या होगा? देखो अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ से भी तुम्हें क्या मिलेगा? प्लस के अल्फ़ा बीटा गामा
यहाँ से भी क्या मिलेगा, प्लस के अल्फा बीटा गामा, मतलब प्लस के 3 अल्फा बीटा गामा मिल गया तुम्हें, 3 अल्फा बीटा और गामा। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? जी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे कुछ में इंटू करेंगे तो क्या होगा, देखो बच्चे में इंटू किया, देखो माइनस के अल्फा क्यूब, इसके इसमें करेंगे माइनस के बीटा क्यूब, माइनस के गामा क्यूब, यानी कि माइनस कॉमन ले लो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। सर ये आ गया। अब सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है यहीं आ रही है कि सर इसका सूत्र हमें नहीं पता था, तो इसका सूत्र तुम्हें याद होना चाहिए भाई साहब। इसका सूत्र मैं खोल देता हूँ, देखो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इस पूरे सवाल में बस यही एक हाथी का पाँव था कि सर हम इसका फॉर्मूला कैसे खोलें। वेरी वेरी सिंपल होता है सर। क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आता है, ठीक है, माइनस के यहाँ पे सर 3 आएगा, अंदर अल्फ़ा बीटा, अरे ये लिखा तो यार ऊपर, देखो ये लिखा है मैंने, अंदर क्या आता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये तो आना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इनटू में क्या आता है सर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा। हुआ कुछ नहीं, मैंने ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यू से इसको सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा, प्लस गामा अल्फ़ा, और लास्ट में आता है प्लस के 3 अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कुछ अच्छा दिखने में लगे, ठीक। देखो आगे चलते हैं, अब देखना ध्यान से। अब हमें पता है सर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी का वैल्यू दे रखा है सर हमें कितना, माइनस का ए, तो माइनस के ए की पावर 3 ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो सम ऑफ रूट्स, ये भी हमें ये दे रखा माइनस के, तो ये कितना हो गया माइनस के 3a, ठीक है। किंतु अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये दे रखा हमें ट्वाइस मल्टीप्लिसिटी से 0 है, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म ही 0 हो गया, खत्म। लास्ट में क्या होता है सर प्लस के 3 अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा का जो मल्टीप्लाई है सर माइनस का b है, तो माइनस के साथ 3 भी आ गया। ये चीज़ यहाँ तुम्हें ध्यान रखनी थी बस। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना आ गया, अब देखो 3 अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी आ गई सर माइनस के 3b, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लाई माइनस के 3b है, माइनस के b है मतलब, ठीक है, माइनस के। अब रुकना जरा 2 मिनट, ये दिक्कत देता है साला, बेकार है ये, आई मैं क्या वो भी हैंग कर रहा है। 2 मिनट तसल्ली करते हैं। हो जा भाई साहब, सही हो जा। मैं फिर से कह रहा हूँ भाई साहब, जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई साहब खुद से मेहनत करिए, क्लास रेगुलर लीजिए। आप लोगों ने पेमेंट करी है, आप लोग क्लास लेने नहीं आते हो, सबसे बड़ी गलत बात है ये। ऐसे कैसे काम चलेगा है। और रिकॉर्डेड भी आप ढंग से देखते नहीं हो, क्योंकि रिकॉर्डेड अच्छे से चलता है, लेकिन आप लोग कहते चलता ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, चलता ही नहीं है। इसकी वजह कितनी आई सर, ए क्यूब माइनस के 3b, माइनस के ए क्यूब, सॉरी माइनस के ए क्यूब माइनस के 3b कर दो फटाफट। माइनस के 3b बराबर में कितना आएगा, ये माइनस के 3b माइनस में घुसाओगे तो प्लस के तो एक ही हो जाएगा, और जब प्लस के 3b हो जाएगा। मतलब सर मतलब ये हुआ 3b से 3b कैंसिल हो गया, आंसर क्या होता है सर हमारा, आंसर बच गया हमारा प्लस के ए क्यूब। सर यही आंसर है। कहाँ है प्लस के ए क्यूब, कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। हो गया सवाल, कितना सिंपल सा सवाल था। अब इन्होंने कैसे किया है, वो भाई साहब इन्होंने तो पूरी आंधी काट दी है। देख रहे हो भाई साहब, इनने आंधी काट दी है। अब इतनी आंधी तो हम नहीं काट पाएंगे। इनने देखो डिटर्मिनेंट कार्बन ने हायरता मचाई दी है। तो डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ है ना सिंपल, तो डिटर्मिनेंट हाल नहीं कर रहा नेक्स्ट देर में। देखा नहीं तुमने कितने कम स्टेप्स में कर दिया मैंने ये, बस ये रहा खाने का आगे नेक्स्ट देर में आंसर आ गया। एक छोटे से फॉर्मूले का मैंने यूज़ किया था, तो मैं समझ गया हूँ, आई होप समझ गए आप लोग, है ना। यहाँ तक करवा दिया था मैंने, ये भी करवा दिया था। हाँ अब आगे चलते हैं, ठीक है। यो देखो भाई साहब, ये एम वो सवाल देख रहे हो ये कबू नहीं है पावे। अब जहाँ पर ध्यान दो 1 2 7 6, इस टाइप की मैट्रिक्स को एक स्पेशल मैट्रिक्स नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। भाई साहब उसका फंडा ये होता है कि जो रो ऊपर दे रखी है सीधी सीधी, पहली जो रो होगी लास्ट की वही रो होनी चाहिए। मतलब अगर पहले ये दे रखा है तो भाई 2 cos थीटा, ये इसका पैटर्न होता है जिसको मैं बता रहा हूँ। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स का ये पैटर्न होता है
अगर जो ऊपर रो दे रखी है तुम्हें, जैसे मान लो ऊपर की जो एंट्रीज हैं वो इस तरह से दे रखी हैं तुम्हें, 2 cos थीटा कॉमा 1 कॉमा 0 एंड सो ऑन 0 तक दे रखा है। तो इसका जस्ट उल्टी एंट्रीज तुम्हें लास्ट वाली रो में देनी चाहिए उसे, मतलब ऐसे करके इसको उल्टा कर दो, 0 डॉट 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 1 कॉमा 2 cos थीटा। ध्यान से सुनना, एक बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा पैटर्न इस टाइप का होता तो उसको बोलते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है भाई साहब, इसको डायरेक्ट निकालने का डिटरमिनेंट का ये होता है सर, डिटरमिनेंट का फार्मूला और डी एन बराबर साइन एन प्लस 1 थीटा साइन एन प्लस 1 थीटा, एक मिनट चल नहीं रहा ये, एन प्लस 1 थीटा, ठीक है, और नीचे होता है साइन थीटा। एक बहुत ही प्यारा सा फार्मूला होता है ये। ऐसा हम तभी लगा पाएंगे जब उसका पैटर्न बखूबी फॉलो हो रहा हो, मतलब अगर पहली रो जैसी है उसकी जैसे उल्टी रो नीचे होनी चाहिए, तो ये फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। जहाँ कहीं भी ध्यान रखना, पैटर्न अगर ब्रेक हो गया, पैटर्न अगर ब्रेक हो गया तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 ही आता है। फिर पहचानो पैटर्न ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ध्यान से, अरे भैया हो तो गया, यहाँ तो सब कुछ सही है, लेकिन सर लास्ट रो में ने खेल कर दिया, तो आंसर क्या आ गया इसका, 0 आ गया। अगर आप ये भी भूल जाते हो कि मान लो ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप पैटर्न भूल गए, तो सिंपल सी बात है, सारणी की एक पूरी की पूरी जो पंक्ति है वो 0 दे रखी है। जो सारणी की हम प्रॉपर्टी जानते हैं, कोई एक पंक्ति 0 तो आंसर 0 आता है, काम खत्म हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस 2y प्लस के 4z बराबर लेमडा, x प्लस 4y प्लस के 10z बराबर लेमडा स्क्वायर हैव अ सॉल्यूशन। अब हैव अ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इनकी एक सॉल्यूशन हो, कम से कम एक हो, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो मतलब हमें यहाँ पे इनफाइनाइट वाला केस दिखाना है और साथ में यूनिक का केस भी दिखाना है। तो कम से कम में तो ये होता है कि कम से कम हो ही हो, मतलब नो सॉल्यूशन का केस ना हो, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो एक में तो आ गया यूनिक, एक से ज़्यादा में आ गया इनफाइनाइट, तो दोनों ही केस दिखा देंगे और देखेंगे अपना क्या क्या आंसर आ रहा है। चलो कर लेते हैं इसको फटाफट से, देखो ध्यान से, बनाया मैंने मैट्रिक्स 1 1 1 और सामने 1 आ गया, 1 2 4 1 2 4 और सामने लेमडा आ गया। यहाँ पे 1 4 10 लेमडा स्क्वायर, 1 4 10, देख रहे लेमडा बनी नहीं पाया यहाँ पे ढंग से, लेमडा स्क्वायर, ठीक सर, ये कहानी बन गई है। अब आगे चलते हैं सर, तो साथ साथ दिख रहा है कि R2 में से R1 R3 में से R1 को माइनस कर दो, मतलब सर 1 1 1 और यहाँ भी 1 रहेगा, ये 0 2 में से 1 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और सर ये कितना लेमडा माइनस के 1, ये 0 4 में से 1 गया 3, 10 में से 1 गया 9 और लेमडा स्क्वायर माइनस के 1। इसमें से नीचे से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 एकम 3 बचेगा, 3 त्रिका 9 बचेगा, मतलब सर ये दोनों रो सेम सेम हो गई। ये दोनों रो कैसी हो गई भाई साहब, ये दोनों रो हो गई सेम सेम। अब सेम सेम हुई हैं तो उससे हुआ क्या, अब वो समझते हैं। हमें यहाँ पे कम से कम एक सॉल्यूशन चाहिए। अब ध्यान से देखना, तो मुझे ये बताओ यहाँ कम से कम एक सॉल्यूशन का चांसेस क्या बनता है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगा के अगर मैंने इसको 0 बना दिया और ये मेरी क्वांटिटी अगर नॉन जीरो रही तो फिर मेरे पास नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा। तो मतलब ये है कि यहाँ साफ साफ में दिख रहा है कि यहाँ पर रैंक इसकी 2 हो रही है, तो रैंक ऑफ ए भी 2 होनी चाहिए, मतलब सर लेमडा स्क्वायर माइनस 1 सर इसको 0 होना चाहिए, नीचे तीनों लगा लो क्योंकि हमने 3 कॉमन ले लिया है। ठीक है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ वो समझो, हमें यहाँ दिख रहा है कि सर ये इस पर डिपेंड कर रही है। जब ये इस पर डिपेंड कर रही है तो मतलब यही है कि इसको 0 होना तय है, इसको 0 होना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट रुकना जरा, यहाँ पे लैम्डा के मान 10 कैसे आ रहे हैं, यहाँ पे लैम्डे के मान 10 कैसे आ रहे हैं, चलो देखेंगे कैसी कहानी बन रही है। तो अगर मुझे यहाँ पे चाहिए सॉल्यूशन तो फिर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 वाला जो पद है इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये 0 हो गया उससे कुछ लाभ मिलेगा क्या। ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ, चलो कर लेते हैं माइनस, इकट्ठे 0 कर देंगे एक बार में, काम खत्म कर देंगे इसका। ठीक है, कर लेते हैं माइनस, इतने हाई फाई मत बनो कि डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कर दो माइनस 0 1 3 लैम्डा माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो गया 0 0 0 और ये क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 1/3। ठीक है, माइनस के लैम्डा और प्लस के 1, ये बन गया। ठीक, तो मतलब ये है कि देखो अभी तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए के बराबर रहेंगे, मतलब अभी जो कंडीशन बन रही है वो नो सॉल्यूशन की बन रही है। हमें चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कम से कम सॉल्यूशन मिलना चाहिए, मतलब अगर ये भी 0 हो जाए तो रैंक ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगी, तो सॉल्यूशन तो मिलेगा ना बेशक। नो का केस नहीं दिखाना यहाँ पे, हमें समझ में आ रहा है।
तो उसका एलसीएम ले लो, लैम्डा स्क्वायर माइनस के 1 माइनस के 3 लैम्डा प्लस का 3, इसको होना पड़ेगा 0 के बराबर, बराबर कर दिया 1 0। ठीक है, यानी कि क्या बना सर ये लैम्डा स्क्वायर माइनस के 3 लैम्डा प्लस का कितना सर, प्लस का बन गया 2, प्लस के 2 बनेगा, हाँ सर बनेगा, तो प्लस का ही, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा माइनस 1 था ना, हमने माइनस कर दिया है, तो माइनस कर दिया है मतलब माइनस के लैम्डा और प्लस का 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब हमें इसके करने हैं सॉल्यूशंस, तो कैसे करेंगे, देखो लैम्डा स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दो, -1 और -2 इसके फैक्टर आएंगे, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो जो भी फैक्टर आ रहे हैं उनका बस चिन्ह उल्टा कर दो, तो -1 अगर -2 फैक्टर आ रहे हैं तो मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे प्लस के 1 और प्लस के 2, मतलब अगर प्लस के 1 और प्लस के 2 पर लैम्डा के मान 2 आ रहे हैं, प्लस का 1 और प्लस का 2, तो प्लस का 1 और प्लस का 2 पर हमें यहाँ पे सॉल्यूशन वाली कंडीशन मिल जाएगी, मतलब नो सॉल्यूशन नहीं आएगा। और जी फिर से हैंग हो गया, नहीं तो सही कर 2 मिनट के भी सही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें एकदम आराम से इसी वजह से करा रहा हूँ जिससे तुम कुछ मेहनत करो भैया, मेहनत करो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो एक भी तुम में से कोई। तुमसे मैंने बराबर कहा है कि लगातार सवाल करके लेके आओ, तुम लोग अभी तक ढंग से तुमने 100 सवाल नहीं करे यार, ऐसे पेपर निकालोगे तुम्हें, तुम लोगों में से अभी तक किसी ने 100 सवाल नहीं करे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए भाई साहब, आखिरी मौका है। बार बार मैं आपसे यही बोलता हूँ, बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा है, 20 दिन बचे हुए हैं, ये समझिए चलो। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया भाई साहब, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक किया, यहाँ पे भी सही है। अगला सवाल ये कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ लैम्डा अल्फा फॉर विच ऑफ द सिस्टम इक्वेशन इज कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का मतलब फिर से यही हो गया, इनफाइनाइट और यूनिक की कंडीशन बहुत आ गई। कंसिस्टेंस का मतलब यही होता है कि सॉल्यूशन मिलना चाहिए, चाहे वो इनफाइनाइट मिले चाहे वो यूनिक मिले, डजंट मैटर, नो सॉल्यूशन ना मिले। तो उसको भी सेम ऐसे ही कर लोगे, क्या दिक्कत आ रही है, तो लिख लो 1 1 1 1, यहाँ लिख लो, सॉरी हाँ सही है, 1 2 4 अल्फ़ा, 1 2 4 और अल्फ़ा, यहाँ भी लिख लो 1 4 10, 1 4 10 और लैम्डा का स्क्वायर। ठीक, क्या दिक्कत आ रही है, फिर से वही काम कर लो, 1 1 1 1, I2 - R1 0 1, 4 में से 1 गया 3, अल्फ़ा -1 और 0, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 1 गया 9, लैम्डा स्क्वायर। ये तो सेम सवाल दे दिया, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें बस, लैम्डा स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा। तो फिर दोबारा इसमें डिवाइड लगाएंगे तो फिर दोबारा नीचे आ जाएगा 3, जैसे अभी किया था हमने सेम वैसी कंडीशन बन रही है। ठीक है, मतलब यही हो गया कि जब इसको माइनस करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा माइनस के 3 अल्फ़ा प्लस के 3 बराबर में आ गया 0। ये कंडीशन बन जाएगी, मतलब सर क्या बनेगी ये लैम्डा स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगी कहानी, यहाँ बनेगी सर माइनस के 4 अल्फ़ा प्लस के 3 बराबर में आ गया 0। तो उसके फैक्टर आ जाएंगे -1 और माइनस के 3, -1 और माइनस के 3, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि जब हम रूट्स निकालते हैं तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, तो वो आ गया प्लस के 1 और प्लस के 3 आ गए। जी मान तो लैम्डा के आए, मतलब कहने का मेरा ये हो गया कि अगर मेरा ये वैल्यू 0 हो गया, ये वाला नीचे वाला वैल्यू 0 हो गया, तो रैंक ऑफ ए भी बराबर हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरी बात क्या है, अल्फ़ा का मान यहाँ क्या होना चाहिए, अल्फ़ा का मान अगर यहाँ 1 हो गया, इससे कोई दिक्कत आएगी क्या, क्या इससे कोई दिक्कत आपको दिख रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत ऐसी है क्या। अगर अल्फ़ा का मान यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा का मान तो हमसे पूछा था, द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फॉर विच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अल्फ़ा का मान तो कुछ भी हो जाए, क्या दिक्कत आ रही है, मान लो चलो ये दोनों 0 हो गए और ये भी 1 और 3 पे 0 हो जाएगा, ये वाला पद भी 0 हो गया, तो रैंक ऑफ ए भी तो बराबर ही रहे। अब तुम बेशक इसको 0 बना दो, क्या दिक्कत पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं पड़ रही, रैंक ऑफ ए भी 2 है और रैंक ऑफ ए भी इकट्ठी देखते हैं, तो ये भी 2 है, मतलब ये तो अल्फ़ा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है।
तो अल्फा का तो कोई यहाँ से मिलेगा नहीं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो इसको तो डी सही हो जाएगा भैया, इसको तो डी सही हो जाएगा। फिर इनने कैसे किया है? हाँ ठीक ठीक ठीक, नीचे आके क्या कर रहे हैं, फॉर फाइनाइट सॉल्यूशन, दे इनने कुछ चर्चा नहीं करी यहाँ पे। अरे भैया ये तो अल्फा पे डिपेंड ही नहीं कर रही, अल्फा का मान तो कुछ भी हो जाए। ये कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अल्फा का मान क्या होगा 1 2 -1 3, क्या दिक्कत है, अल्फा का मान तो कुछ भी कर दो, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अल्फा। उनके लेमडा के मान क्या क्या आ रहा है भैया, +-1, वो पता नहीं ये कैसे निकालना है भैया, अरे पता नहीं क्या कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम तो। अगला सवाल, एफ ए स्क्वायर 1 + a³ बी स्क्वायर 1 + b³ सी स्क्वायर 1 + c के बराबर 0 है, और कह रहे हैं कि नॉन कोप्लेनर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए बी सी नॉन कोप्लेनर है, देन द प्रोडक्ट ए बी सी, हमसे ए बी सी के प्रोडक्ट का मान पूछा जा रहा है। कैसे करोगे इसको? देखो कोप्लेनर का मतलब ये हो गया कि 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर का डिटरमिनेंट आएगा वो नॉन जीरो आएगा, क्योंकि अगर कोप्लेनर कहता तो जीरो आता, अब नॉन कह रहा है तो वो नॉन जीरो आएगा। 1a स्क्वायर 1c स्क्वायर और 1b स्क्वायर का जो सारणिक आएगा वो नॉन जीरो आएगा। अच्छा, लेकिन उसने एक बात और बोली है कि आर नॉन कोप्लेनर है, बताओ तो इस सारणिक का मान आप कैसे निकालोगे, ये मुझे बताओ। इसका मान आप कैसे निकालोगे, ये बताइए। यहाँ पर मैं एबीसी के मान क्या क्या मानूँ, -1 0 1 मान के करूँ, -1 0 1 एबीसी के मान ये मान के चलूँ, बताओ। लेकिन ये चेक कर लेना कि एबीसी के मानों पर ये जो वेक्टर दे रखे हैं उसने 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर जीरो नहीं होने चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो मान माने क्या वो सही है, उसके बाद ये सारणी बनाने चेक करेंगे क्या कहानी बन रही है। ठीक है, देखें जरा, तो देखो 1 a का मान हमने माना -1 और a स्क्वायर का मान हो जाएगा +1, 1b स्क्वायर 1 0 0, ठीक है, 1c स्क्वायर 1 1 और 1। अब देखिए इसका सामने क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, 1 यहाँ लिया 0 0, ठीक है, -1 यहाँ लिया, ऐसे हो गया 1, ये नॉन जीरो आ गया, यानी कि ये हो गया 1, यानी कि -1 हो गया। इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे तो 1 हो गया ना भैया ना, हम ये नहीं ले सकते, इन पर 0 0 आ रहा है। ऐसा मान लेके चलो जिस पर नॉन जीरो आ जाए। अच्छा तो कहाँ लोगे बताओ? तो क्या लोगे फिर आप, 1 2 3 लोगे? ऐसा मान लेना है जिस पे ये सारणिक का मान 0 हो जाए। सोचो आप लोग इसको कैसे करोगे इस सवाल में, सोचो। आपको मैं चलो 5 मिनट दे रहा हूँ, इस सवाल को आप कैसे सोचोगे। सोचिए। थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, पेन और कॉपी लेकर के और बताओ यहाँ क्या कहानी बनेगी। हुआ किसी का? किसी का नहीं हो पाया अभी तक? करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, करो, होगा कैसे नहीं होगा, एक बार करके तो देखो। हो जाएगा करके देखो पहले।
अरे यार थोड़ा दिमाग तो लगाओ, तुम सब कर लोगे, एक बार करो तो सही। अब हुआ किसी का? नहीं हुआ, भूल जाते हो तुम्हें। देखो थोड़ा सा अनुमान ये लगा लो, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि देखो ये सही है। इस रो में यहाँ पे वन वन ऐड हुआ है। हमने सीखा था सर सारणिक में क्या होता है, सारणिक में अगर हम किसी दूसरे सारणिक को ऐड करते हैं तो बाकी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम रहते हैं। किसी एक रो या कॉलम में हम किसी एक रो या कॉलम को जोड़ देते हैं। पहला सवाल मैंने तुम्हें ऐसे ही कराया था, तो भूल गए इसको? ऐसे लिखो इसको, देखो ध्यान से, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लास्ट में तो ऐड हो रहा है कुछ, ऐसे लिख लो इसको, वन 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 प्लस लगाओ, इसको ऐसे कर लो। यहाँ पे कैसे करोगे, देखो बाकी सब ध्यान देखो, दोनों चीज़ सेम रहनी चाहिए, क्योंकि सारणिक में सारी चीज़ सेम होती हैं, कोई एक रो या कोई एक कॉलम ऐड होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, केवल लास्ट वाले में क्यू लगा दें क्योंकि क्यू इसी में तो आ रहा है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, समझ गए? ये कंडीशन थी यहाँ पे। अब उसने बोला है कि सर वन ए स्क्वायर वन बी स्क्वायर वन सी स्क्वायर, ऐसी जगह यहाँ भी बना लो, क्या दिक्कत है? तो इसमें से ए बी सी कॉमन ले लो, ऊपर से ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी, तो ए बी सी कॉमन आ गई। तो ये जो कहानी है वो सेम इस कहानी जैसी हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? अब दोनों में से ए बी सी को कॉमन निकाल लो। ए बी सी को मैंने यहाँ से क्या लिया, ए बी सी को कॉमन में निकालो, इन दोनों सारे को कॉमन निकालो। तो बढ़िया, मैंने यहाँ से सारे को कॉमन निकाल लिया। ऐसे करके अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा, फिर एंग होने लग गया ये, अंदर बचा वन प्लस ए बी और सी, अरे हो गया सही, बराबर में आ गया जीरो, ये हो गया। अब उसने एक चीज़ बोली, उसका इस्तेमाल करेंगे अब। तो उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जो सारणिक है वो सारणिक अब ऐसे ही तो हो चुका है, वन ए स्क्वायर वन बी स्क्वायर वन सी स्क्वायर, ये सारे के सारे वेक्टर्स हो चुके हैं। उसने दिया है सर ये नॉन कोप्लेनर है, मतलब इनका सारणिक जीरो नहीं है, मतलब ध्यान से देखना, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब कोई एक जीरो होना पड़ेगा, तो सारणिक तो नॉन जीरो है, तो भैया ये तो जीरो हो गया, फिर ए बी सी ऐसे करेंगे इसको। तो ए बी सी को जीरो करेंगे तो ऐसे ए बी सी का मान कितना है, तीनों को मल्टीप्लाई करके -1 आ गया, खत्म। मत मांगना ए बी सी का मान कुछ भी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। बताओ मजा आया क्वेश्चन करने में? उसने जो बोला है उसका इस्तेमाल करना सीखो यार, ठीक है? ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखो। द पैरामीटर ऑन विच वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट cos p minus dx cos px cos p plus dx sin p minus dx sin px sin p plus dx does not depend upon, इसका जो मान है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बताना। ऑप्शन दे रखे हैं हमें ए पी डी एक्स, ये ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए भाई साहब इसको कैसे करेंगे, इसका जो मान है इनमें से किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बताइए। किसी के पास कोई तरीका है क्या? सपोज करते हैं, चलो अगर मैंने x का मान 0 ले लिया, क्योंकि x वालों को ऐसे करते हैं हिट एंड ट्रायल से, तो क्या होगा सर? तो कुछ नहीं होगा, ये होगा 1 देखो x का मान मैंने 0 ले लिया, जिससे ये सारे जीरो हो जाएंगे, यानी कि पी कुछ भी ले लो या डी कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ए का मान मैंने ले लिया 1, अब देखो ज़रा, तो 1 1 1, cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, मतलब सर सारणिक हो गया 0। ये कब हुआ है? जब x का मान मैंने 0 लिया है, मतलब जब x का मान 0 लिया है, और मान लो अगर इसी स्थिति में अगर मैं a का मान मान लो 3 भी ले लेता मैं, तो इस स्थिति में तब भी 0 ही आता। मतलब जब मैंने x का मान 0 लिया तो x पर तो डिपेंड कर रहा भैया, क्योंकि x की वजह से a कुछ भी ले लो, हम p और d कुछ भी ले लें, उन पर डिपेंड कर रहा है, उन पर डिपेंड थोड़ी नहीं कर रहा है। मतलब अभी तो हम पे 3 चॉइस आ रही हैं, a पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
पी पे डिपेंड नहीं कर रहा है और डी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब एक्स पे तो पक्का कर रहा है, तो एक्स तो कैंसिल कर दो पहले, एक्स कैंसिल हो गया। अच्छा अब कुछ सोच के देखो, अब ऐसा कौन सा मान चूज़ करूँ जिससे कुछ पता चल पाए मुझे। अब देखना ज़रा, अब हम ऐसा कौन सा मान चूज़ करके देखें जिस पर कोई बात बन जाए। इतने लेट क्यों आते हो आप लोग? सर मेरा बेटा बीमार है ना, वो भी सोया है तो बस अभी इसलिए। हाँ चलो, आपने तो खैर बता दिया था। और आप आशा, आप इतनी लेट क्यों आती हैं? आप तो क्लास ही नहीं लेते हैं। सर मैं एक्चुअली थी नहीं, थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम हो गया था ना, तो अभी आज मॉर्निंग में आए हैं तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोगों ने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन आप लोग क्लास लेने नहीं आते, वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है। 1a, अब ये सवाल आया है, हमें ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे इसका साइन डिपेंड ना करे, मतलब 1a² कॉस पी माइनस डी एक्स, कॉस पी एक्स, कॉस पी प्लस डी एक्स, साइन पी माइनस डी एक्स, साइन पी एक्स और साइन पी प्लस डी एक्स। इसमें ये तुम्हें पहले चेक करना है कि ऐसी हम कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं इसमें जिस पर वैल्यू डिपेंड ना करे। जैसे कि मैंने पहले मान लो एक्स बराबर 0 ले लिया, जिससे और ए का मान मैंने 1 ले लिया, जिससे लास्ट वाली रो बन गई 0। तो फिर मैं अगर मैंने एक्स को 0 ले लिया तो फिर ए का मान चाहे कुछ भी लें, पी या डी का मान कुछ भी लें, हमारा आंसर 0 ही आना तय है। मतलब जब एक्स का मान 0 है तो ना तो ए पे डिपेंड कर रहा है, ना पी पे कर रहा है, ना डी पे कर रहा है, तो एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। हमसे पूछ रहा है कि जिस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक तो एक्स तो पक्का कंफर्म हो गया। अब हमें इन तीनों में चेक करना है, ए पी और डी में से इनके मान क्या क्या लिए जाएँ जिस पर पता चल जाए कि डिपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं ए पे चेक करने जा रहा हूँ, तो मैं इस बार ए का मान मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, ए का मान यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, मान लो 0 सेलेक्ट कर लिया ए का मान मैंने, ए का वैल्यू मैंने 0 सेलेक्ट कर लिया। अच्छा अब मैं पी और डी के वैल्यू में ले रहा हूँ, पी का वैल्यू डी के बराबर, पी बराबर डी। देखते हैं अब क्या कहानी बनेगी इसकी। तो देखो ये तो हो गया कितना, 1 0 0, पी बराबर डी लेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस पी, कॉस डी, सॉरी पी की वैल्यू डी ले ली मैंने, और यहाँ पी बराबर डी लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 2dx, कॉस 2dx। नीचे आओ, नीचे लेंगे साइन 0 का वैल्यू 0, साइन डी, यहाँ हो गया साइन डी, और यहाँ कितना हो गया साइन 2dx, साइन 2dx। अब इसका डिटरमिनेंट खोला जाए तो केवल इसी के साथ खुल पाएगा बन के, ये हटेगा, क्या आएगा यहाँ पे, कॉस डी साइन 2dx माइनस के साइन डी कॉस 2dx, ये बन रहा है। मतलब क्या बना, साइन डी साइन 2d कॉस डी। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ करना चाहूँ, जैसे मान लो साइन 2d है, इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 है को 2 साइन है कॉस है इंटू में कॉस डी, साइन और कॉस की कहानी बन जाएगी। तो अगर डी का वैल्यू 0 ले लिया, यहाँ पे आकर के अगर डी का वैल्यू 0 ले लिया या कुछ भी ले लिया तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर यहाँ लिख लिया मैंने कि साइन 2dx, तो ये खुलेगा 2 साइन डी कॉस डी, इंटू में कॉस डी है तो 2 साइन डी और कॉस स्क्वायर डी बनेगी कहानी, 2 साइन डी कॉस स्क्वायर डी माइनस, यहाँ पे कहानी क्या बनेगी, इसको खोलेंगे तो साइन डी कॉस 2dx, तो कॉस 2a का फॉर्मूला खोल देते हैं तो क्या आता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर डी इंटू में साइन डी। तो इससे क्या होगा, साइन डी का इंटू कर देंगे तो क्या आएगा, साइन डी माइनस के साइन की पावर 3d, साइन डी माइनस 2 साइन की पावर 3d।
ये बना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, 2 sin d cos स्क्वायर डी आ रहा है यहाँ पे, माइनस के sin d माइनस के 2 sin क्यू डी। तो यहाँ से कोई एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है हमें, तो हमें ये चेक करना है कि किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मेन मुद्दा यहाँ पे डिपेंडेंसी चेक करने का है। सोचो इसके बारे में, क्या यहाँ पर वैल्यू डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। डी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना सर? डी की वैल्यू डिपेंड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि डी का वैल्यू हम अलग अलग लेंगे तो इसका वैल्यू अलग अलग आएगा। सही कह रहे हो, तो यहाँ से डी भी कैंसिल हो गया। अब 2 बचे हैं, पी और ए। पी और ए पे डिपेंड कर रहा है क्या? अच्छा यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, हमने यहाँ पे पी बराबर डी किया है, अगर जो डी का मान होगा वो पी का मान भी होगा, मतलब यहाँ पे हम इस कंडीशन की सहायता से हम पी और डी को नहीं बता पाएंगे। अब हमें ए और पी में चेक करना है। अब बताओ उसमें लिए क्या चेक करोगे, यहाँ पे ऐसा क्या वैल्यू क्या लोगे? अब ऐसा वैल्यू कौन सा लिया जाए यहाँ से जिससे ये पता चल पाए कि ए और पी में से किस पे डिपेंड कर रहा है। डी पे नहीं कर रहा, ए पे कर रहा है क्या? 1a स्क्वायर, ए और पी है, यहाँ पे 2 कंडीशन बची हुई हैं। पी का वैल्यू अगर डी के बराबर ले लिया या डी का वैल्यू पी के बराबर ले लिया तो बात तो वही आ रही है। इन्होंने कैसे करवा रखा है सर, वो देख लो एक बार। इन्होंने गलत करा रखा है, इसका आंसर ने देखा वो गलत है। गलत है? यस, तो कोई बात नहीं, आप ये बाद में बता देना सर, आगे बढ़ जाते इसको हैं। बाद में बताएंगे, इसको स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन गलत है इस बुक में। ये बताओ चलो, इफ़ ए एंड बी आर 3x3 मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन जीरो है तब ये बताओ, इनमें से कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा, मतलब अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है और डिटर्मिनेंट ए भी जीरो बनना था, इसका मतलब ये होगा कि बी जीरो होना होगा। इसको कर देगा एग्जांपल के थ्रू। अगर मान लो मैंने ए ये ले लिया 1 0 0 1, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, और मैंने बी ये ले लिया -1 0 0 -1, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लूँ, देखते हैं क्या वो जीरो आ रहा है। इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, ये -1 0। इस रो का ऐसा करेंगे नहीं, कुछ और एग्जांपल लेके देखो। अगर मैंने यहाँ पे बी का वैल्यू मानो ये ले लिया, हमें बी का ऐसा एग्जांपल लेना है जिससे डिटर्मिनेंट उसका जीरो ना आए, लेकिन ए इंटू बी करने पे जीरो आ जाए। 0 1 1 0, अगर मैं ये ले लिया तो होगा क्या? इस रो का इस कॉलम से करो, हम तो काउंटर कर रहे हैं। 0 इंटू 0 0 हो गया, इसका इससे करो 1 0, यहाँ 1 आ गया, इसका इससे करेंगे 0 1, इसका इससे 0, इसका इससे 0। कोई और एग्जांपल सोचो, हमें यहाँ पे ये सिद्ध करके लेके आना है कि 0 हो जाए। ऐसा कोई एग्जांपल हमारे पास है? अगर नहीं है ऐसा एग्जांपल तो पहले से ही हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि अगर ए बी का डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बी का डिटर्मिनेंट 0 है, ये तो गलत बात है। तो मतलब ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिल पा रहा हमें जिस प्रकार से हम ये देख पाए कि अगर ए बी का सानिक 0 है और बी का ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब पहले ही सत्य यही प्रॉपर्टी है, ये गलत हो गया, फिर ये भी गलत हो गया। आगे चलते हैं।
अगला सवाल, जल्दी से इसका आइडेंट बताओ क्या होगा। इसको चेंज कर देंगे, एक्स और वाई को आपस में चेंज कर दो। तो देखो डब्ल्यू एक्स ही हो गया, चेंज हो गया, और किसी में चेंज होगा देखेंगे अभी। चलो इन दोनों में लग जाएगा माइनस, नीचे आएगा डिटर्मिनेंट, यानी कि एक्स डब्ल्यू माइनस के वाई सी सही हो जाएगा। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है एडजॉइंट निकालने के लिए। डबल बार पूछा है क्या? ए रुको रुको रुको, डबल पूछा उसने। एडजॉइंट एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट एडजॉइंट ए के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, किसी को याद है फॉर्मूला? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, वो तो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का टर्मिनेंट का एडजॉइंट ए कह रहा है। एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए के बाद उसका एडजॉइंट निकालवा रहा है। ए एडजॉइंट ए इसका पूछा है उसने। इसका फॉर्मूला किसी को याद है बताओ? तो निकाल देना नहीं पता तो एक काम करो, इसका एडजॉइंट निकालो। इसने इनवर्स तो पूछा नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना डब्लू, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के वाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के जेड। इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं, चेंज कर दिया, यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब इसी का दोबारा से एडजॉइंट निकाल दो, तो दोबारा एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या होगा, ये फिर से चेंज हो जाएगा, एक्स डब्लू फिर से माइनस के इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा हो। तो ये पहला लौट के आपस में मिल गया हमें, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस ऐसे कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। ठीक, ये सवाल है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए भी पूछ रहे हैं, बड़े आराम से इसका इंटू कर सकते हैं, हो जाएगा इसका इंटू। अगला सवाल, डी जनरेशन ट्रांसपोजिशन प्रॉब्लम ऑफकोर्स, ये अपने उसका नहीं है, ये सवाल है एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वहाँ पे डी जनरेसी बनती है, तभी बता दे रहा हूँ मैं। ये आता था, डी जनरेसी कब बनती थी, जब लेस देन आता था शायद। डी जनरेसी बनने की जो कंडीशन थी, m प्लस एन माइनस वन की वैल्यू लेस देन आती थी। ठीक, इसका सी सही है, बीएससी में आता है, आपका नहीं है सिलेबस का। अगला सवाल, इफ़ ऑल द मैट्रिसेस ऑफ 3x3 मैट्रिक्स आर पी आर वन, देन पी स्क्वायर माइनस के 3p का वैल्यू क्या होगा? अगर सारे के सारे एलिमेंट्स 1 1 1 है, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सारे एलिमेंट्स अगर सेम हैं, तो पी स्क्वायर माइनस 3p की वैल्यू क्या आएगी? अब देखो जाहिर सी बात है, हमने इसकी तरीका सीखा था कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट सारे सेम होते हैं, उसका नल मैट्रिक्स जीरो, हाँ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यस यस नल मैट्रिक्स आता है, नल मैट्रिक्स, यस हो गया। अगला सवाल देखो, अब ये मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 1 0, ये मैट्रिक्स कैसी है, सिंगुलर है क्या नहीं है? इसका साइनिंग नॉन जीरो, गलत। निलपोटेंट है क्या? ये भी नहीं है। अब आइडेम्पोटेंट और इनवैल्यूटरी में बहस हो रही है, तो इनमें से कौन सी होगी? इनवॉल्यूटरी आ रही है सर। इनवैल्यूटरी कंडीशन क्या होती है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आई। ए स्क्वायर बराबर ए, ये होती है। अच्छा, ए स्क्वायर बराबर आई, तो बताना फिर आइडेम्पोटेंट की कंडीशन क्या होती है? आइडेम्पोटेंट की सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यस, याद रखना हमेशा, क्योंकि 99% लोग यही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आइडेम्पोटेंट का मतलब ये हो सकता है कि ए स्क्वायर बराबर आई है, गलत है। इनवॉल्यूटरी कहेगा तो ये याद रखेंगे, ए स्क्वायर बराबर ए। आइडेम्पोटेंट कहेगा, सॉरी हाँ सही है, ठीक है, तो इसका नंबर सी हो जाएगा। आइडेम्पोटेंट में ये होती है ए स्क्वायर बराबर ए, इनवॉल्यूटरी में होती है ए स्क्वायर बराबर आई, आना चाहिए। अगला सवाल देखो ये वाला, इसको कैसे करोगे? इफ़ मैट्रिक्स दे रखी है हमें ये, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यू सेटिस्फाइंग डी ओवर डी एक्स ऑफ डिटर्मिनेंट। वेरी वेरी सिंपल, इसका तुम निकालना डिटर्मिनेंट, नॉर्मल तरीके से निकलता है वैसे निकालना, फिर उसका कर देना डेरिवेटिव, लंबा सा आएगा, एक्स के सापेक्ष उसका डेरिवेटिव कर देना और एक्स का मान निकाल देना। निकाल लोगे इसको? यस सर। सिंपल सवाल है, हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, यस सर, इसको कैसे करोगे? cos x माइनस के sin x cos x एफ एक्स इंटू एफ वाई पूछ रहे हैं, तो बड़ा सिंपल तरीका है। देखो एक बार यहाँ पे एक्स रख लिया, ये मैंने ऊपर कराया था सवाल तुम्हें, अब यहाँ पे हमने एंगल में वाई वाई कर दोगे, तो cos y माइनस के sin y इसका इंटू करना आपस में, तो cos a cos b sin a sin b का फॉर्मूला बनेगा, और देख लेना इसमें कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है एंगल में, उसी हिसाब से हो जाएगा। एफ एक्स प्लस वाई होगा या एफ एक्स माइनस वाई होगा, इसको भी बड़े आराम से कर सकते हो, यस सर, ऐसा कोई खास नहीं है। यहाँ तक ये ए प्लस बी का बनेगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ए प्लस बी वाला बनेगा ये, इसको करके देखना। बन तो रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो,
अब इस ऐसा सवाल तुम्हें जब भी दिख जाए, वैसे एक काम करो, 2-3 पावर निकाल लो इसकी, तो दो Yes, बार sir. इसमें 2 बार इंटू करोगे, फिर इसका तुम्हें पैटर्न पहचानने मिल जाएगा। जैसे मैंने कह रहा था कल वाला क्वेश्चन, उसमें सेम आपको पैटर्न दिखेगा, ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगा। 2 बार मल्टीप्लाई करना, फिर निकालना है इसका ए की पावर 3, इसको भी करना, नहीं आए तो पूछना। आगे चलते हैं, ये बता सवाल देखो, इसका इन्वर्स बड़े आराम से निकालोगे, बताओ इसकी ट्रिक में तो बताइए। एडवर्ड बताया निकालेंगे था। पहले, आता निकाला कि नहीं आता? आता है सर। हाँ, जैसे मैंने सिखाया वैसे निकालना इसका, इनने भी ऐसी करी है, देखो है। यस सर, ठीक है, यस ठीक सर, है। ये बताओ चलो। आता है सर। हाँ ठीक है, यदि एक्स वाई जेड संख्याएं हैं इस प्रकार से हैं, इसका सारणिक किसके बराबर होगा? देखो यहाँ पे जल्दबाजी में काम खराब हो जाएगा। जब जब तुम्हें दिखाई दे बेस में कुछ दे रखा है तो उसको ऐसे लिख लेना हमेशा, लॉग ऊपर जो वाई है वो ऊपर आ जाएगा, लॉग वाई, और नीचे जो भी तुम्हें बेस में दे रखा है वो नीचे दोबारा लिखना पड़ेगा, लॉग एक्स। ये बनेगी कहानी। तो यहाँ से देखो ऊपर क्या आएगा, लॉग वाई अपन लॉग एक्स, लॉग जेड अपन लॉग एक्स, यहाँ क्या बनेगा, लॉग एक्स अपन लॉग वाई, यहाँ क्या बनी बनी रहेगा, यहाँ बनेगा लॉग जेड अपन लॉग वाई। तो मानिए कि सब में से लॉग एक्स वाई जेड कॉमन ले लोगे तो 1 1 1 बन जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट 0 हो गया, मुझे दिखाई देगा यहाँ से। जैसे ही तुम इसको खोल दोगे, लॉग वाई अपन लॉग एक्स, लॉग जेड अपन सर लॉग एक्स, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, यहाँ 1 1 1 बनेगा। यस सर। यस सर जी बन रहा है। हाँ ऐसे ही नो किया, हाँ ठीक है, कॉमन दिख जाएगा ऑटोमेटिक, लॉग एक्स यहाँ से कॉमन दिख जाएगा नीचे से, लॉग वाई यहाँ से कॉमन दिख जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा साफ साफ सेम सेम रो हो जाएंगी, 0 हो जाएगा। ये सवाल है 1 to 92, समीकरण निकाल रखा है हमें। ये हमसे पूछ रहे हैं कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, रैंक ऑफ ए पे फंडा लगाना है यहाँ पे, यानी कि 1 2 3, यहाँ आ गया 1 2 1 3 2 2 1 3 और 2, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। नीचे क्या आएगा 5 9 5 5 9 4 5 5 9 और 4, बड़े आराम से कर सकते हो। R2 में से माइनस करो 2R1, R3 में से माइनस करो 5R1, कोशिश करो 0 0 बनाने की। अगर 0 0 बन गया फिर चेक करो रैंक, तो ध्यान रखना हमेशा रैंक ऑफ ए में हम क्या करते हैं, केवल इतने हिस्से की रैंक चेक करते हैं बस, और रैंक ऑफ ए बी में इसको पलंग वाले कॉलम को इसके साथ में लेके चेक करते हैं। अगर बराबर आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मान लो अगर कोई रो कम नहीं हुई, 3 रैंक आ गई, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनी है, तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। अगर कोई रो 0 हो गई, वैसे मुझे दिखता तो है नहीं यहाँ को 0 होगा, यहाँ को 0 वाला मुझे दिख नहीं रहा है, मतलब रैंक ऑफ ए भी 3 ही रहने वाली है, रैंक ऑफ ए भी 3 ही रहने वाली है, क्या? तो उसका यूनिक आ जाएगा फिर तो इस हिसाब से। नहीं होगा 0। अब ये सवाल है एडजॉइंट एडजॉइंट ए, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ इसका बताओ, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का वैल्यू कितना आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ a raised to n minus 1। देखो इसका मैं तुम्हें डायरेक्ट एक पीडीएफ में भी लिखाया था, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर n लिखाया था, n-1 की पावर n, ए नहीं आएगा, n-1 की पावर n लिखाया था। अगर Yes, sir. एडजॉइंट एक बार है तो यहाँ पे n-1 आ जाता, एडजॉइंट 2 बार है तो यहाँ पावर 2 करनी पड़ेगी, तो अच्छा, ऑप्शन नंबर बी है। माइनस 1 की Yes. पावर n। Yes, yes. अब इसकी पावर 2 करोगे, सॉल्व करोगे तो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, तो उसका पहला सही, दूसरा वाला सही। ये सवाल देखो, इफ द मैट्रिसेस ए दे रखा है 2 क्रॉस 3 की है, बी दे रखी है p क्रॉस की ऑर्डर की, सी दे रखी है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। हमसे पूछ रहे हैं कि p और q की वैल्यू क्या क्या होगी। अगर ये कंडीशन है तो ए बी बराबर आ रही है सी के, तो पहले चेक करो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, ए इंटू बी का मल्टीप्लाई कब हो पाएगा, जब p का वैल्यू 3 हो, क्योंकि मल्टीप्लाई केवल तभी हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स का दूसरा वाला और दूसरी मैट्रिक्स का पहला वाला सेम सेम हो। तो यहाँ से p की वैल्यू तो 3 आ गई, अब पता करना है q की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ 3 डाल दो। अब ए बी बराबर आ रहा है सी के, यानी कि ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, ए बी का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस क्यू, 2 क्रॉस क्यू, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है बाहर बाहर वाला, अंदर वाला कैंसिल हो जाता है, बाहर वाला बचेगा 2 क्रॉस क्यू। अब ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है सी के, मतलब ये आ रहा है 2 क्रॉस 3 के बराबर, 2 क्रॉस 3 के। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है।
तो दोनों के आंसर कितने कितने हो गए? 3-3। बता, समझ में आया? बताइए, क्या ये समझ आ गया कैसे आया 3-3? हेलो, क्या आवाज़ नहीं आ रही? सर आ रही है आवाज? समझ में आया आपको ये वाला क्वेश्चन? सर आ रही है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि नहीं? हो जाएगा सर। मैंने करा दिया, हो जाएगा क्या? अभी मैंने जस्ट करा ही दिया है। आप ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर मेरा तो ध्यान नहीं था उस टाइम पे क्वेश्चन पे, वो बेटा उठ गया था इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, दोबारा समझो। आप देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है उसने ए बी बराबर सी के, मतलब ए का इंटू अगर बी से करा जाए तो वो सी के बराबर आ रहा है। अब ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे? जब पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर का दूसरा एलिमेंट, दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर का पहला एलिमेंट सेम सेम हो। तो जब कंपेरिजन कराई तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए। तो यहाँ से पी का वैल्यू 3 आ गया। नंबर ऑफ, हाँ, ये हो गया 3 पी का वैल्यू, क्योंकि मल्टीप्लाई तभी संभव है जब इसका पीछे वाला और बी वाले का आगे वाला एलिमेंट सेम सेम हो। और उसने बोला है कि ये सी के बराबर और आ रहा है, तो पहली बात तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर कितना आएगा? अंदर वाला कट जाता है, दोनों बाहर वाला ऑर्डर बचता है, तो 2 क्रॉस की ऑर्डर आएगा। यही ऑर्डर किसके बराबर होना चाहिए? 2 क्रॉस 3 के। तो 2 2 तो सेम है, तो क्यू की जगह पे कितना आएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो पी और क्यू की वैल्यू 3 3 हो गई। ऑप्शन नंबर डी। यस सर, आ गया समझ। हाँ ठीक है। अब ये सवाल है, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सवाल है। तो आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम ये है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपको करके लेके आने हैं कल 350 तक सवाल, 295 तक मैंने करा दिए हैं। और कल ये 100% फिनिश हो जाएगा। और कैलकुलस आज शाम को फिनिश हो जाएगा। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ढंग से पढ़ के आना और प्रैक्टिस करके आना। कल से चालू होगा सुबह वाली क्लास में, तो कल से चालू हो जाएगा क्या? वेक्टर एनालिसिस, जो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और शाम को चलेगी ज्योमेट्री। जो टॉपिक थोड़े से हार्ड है उनको पहले सुलटाएंगे। तो पढ़ के आना। मैं पीडीएफ आज नोट्स की सेंड कर दूंगा, नोट्स की ढंग से पढ़ के आना, ठीक? चलिए। और आपकी शिकायत रहती है कि टेलीग्राम में वीडियो चलती नहीं है। देखो अभी चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ऐसे दिखा करो डायरेक्ट, जैसे मुझे कोई वीडियो चेक करनी है, मान लो ये है ग्रुप, ठीक है सर। इस पर क्लिक कर दिया वीडियो पे डायरेक्ट, चलने दो लो, चलने चालू हो गई। कहाँ रुक रही है? देखो ये देखो, ये पूरी कहानी ले लो किसके बराबर? 3 की पावर x। सही चल रही है वीडियो। आपको डाउनलोड नहीं करनी है, डाउनलोड बिना करे डायरेक्ट प्ले करो, बिल्कुल चलेगी। और देखो कौन सी प्ले करूँ? सर हमारी नहीं चलती है। पता नहीं आपकी क्यों नहीं चल रही है। जैसे ये वीडियो दिखी है ऊपर वाली, इन पे छपा है, देखो यहाँ साइड से 2.4 GB या डाउनलोड नहीं है तब भी चलेगी। ये चलेगी, देखो डायरेक्ट। सर डाउनलोड भी नहीं होती है और प्ले भी नहीं होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। कंटिन्यू चलाते हैं, मतलब 5-7 मिनट बीच बीच में रुकती है, चल तो जाती है। जैसे अभी आप चला के दिखा रहे हो, सब चल जाती है। पर जब पता नहीं, बट और सर और भी टेलीग्राम के जो भी ये हैं चलते हैं, पर मेरे हिसाब से कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है। मेरे इसमें तो इतना भी नहीं चलती है। बिल्कुल सही चल रही है। आपके पास नेटवर्क सही आते हैं सब? सर वाईफाई है सर। तो वाईफाई में तो कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, डाउनलोड हो जाना चाहिए वीडियो। फिर वाईफाई से तो डाउनलोड हो जाती है। डाउनलोड तो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा टाइम लेता है। वाईफाई है इधर हमारे। वाईफाई जियो का होगा फिर? नहीं सर। किसका है? एयरटेल का? सर ये सर, बट वो ना ही डाउन। कोई दिक्कत आ ही नहीं नहीं चाहिए सर, मेरे यहाँ एयरटेल का है।
तो फिर काहे दिक्कत आ रही है? चलो देखते हैं क्या दिक्कत आ यस रही सर, मेरे यहाँ तो एयरटेल का है, है। सब चल रही है, एक भी नहीं रुक रही बट है। फिर भी ना ही चलती है और ना ही डाउनलोड होती है। पता नहीं कैसे नहीं चल रही है, सब चल रही है देखो, बिना किसी दिक्कत के। सर मैंने तो गूगल से सब कुछ, पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। चलो करते हैं एक बार फिर से ट्राई। ठीक है, तो पढ़ के जरूर आना, मैं PDF सेंड कर दूँगा। ओके।